brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज स्टोरी बिहाइंड में चर्चा उस केस की जो दर्ज हुआ लखनऊ के गोमती नगर थाने में, जो दर्ज हुआ एक मेरठ के शख्स पर और जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कद्दावर, ताकतवर, निलंबित नौकरशाह से, जिसका अभी तक इस केस में नाम नहीं आया, लेकिन सरकार उस अफसर को शंट कर चुकी है, निलंबित कर चुकी है। जी हां, मामला आईएएस अभिषेक प्रकाश का, लखनऊ के कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी रहे अभिषेक प्रकाश के उस केस की, जिसमें वो सस्पेंड हुए और जिसमें केस दर्ज हुआ निकांत जैन पर। दरअसल कहावत है कि नजराना और शुक्राना तक सब जायज है, लेकिन जब बात जबराना पर आ जाए तो कहानी बिगड़ने लगती है। आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। आईएएस अभिषेक प्रकाश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। कहा गया कि वो एक सोलर पैनल बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी विभाग के जरिए एक 30,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रही थी, उससे 5% कमीशन मांग रहे थे। अब अगर 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था तो 5% तो 150 करोड़ हो गया। बहरहाल कितनी रकम थी नहीं जानते, लेकिन बात इस केस में दर्ज एफआईआर की। एफआईआर दर्ज हुई गोमती नगर के थाने में निकांत जैन पर। निकांत जैन वो शख्स जिसके जरिए आरोप लगाया गया कि अभिषेक प्रकाश वो 5% कमीशन मांग रहे थे। लेकिन आज ये कहानी तो पुरानी हो गई। हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? वो कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अब इस केस की जांच एसीपी गोमती नगर विनय द्विवेदी के से हटाकर एसआईटी करेगी। 3 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और इस एसआईटी के हेड होंगे बाराबंकी के एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी। विकास चंद्र त्रिपाठी यूपी एसटीएफ में रहे, लखनऊ में तैनात रहे और अभी हाल ही में डीजीपी मुख्यालय में तैनात रहे और अभी उनको एडिशनल एसपी बाराबंकी बनाया गया है। इसके साथ ही एसीपी गोमती नगर विनय द्विवेदी, चूंकि ये इस केस में भ्रष्टाचार अधिनियम लगा था तो लिहाजा इस केस की जांच एसीपी को दी गई, तो विनय द्विवेदी इसमें शामिल है और साथ ही इंस्पेक्टर आलोक राव को भी इसमें शामिल किया गया। आलोक राव वो इंस्पेक्टर हैं जिनको राजस्व के अभिलेखों को पढ़ने और समझने में पारंगत बताया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज समेत चिन्हट ऐसे थानों में वो तैनात रहे जहां पर जमीनी विवाद रहे और जमीनी विवादों के दस्तावेजों को पुलिस के अधिकारी कम समझ पाते हैं, लेकिन आलोक राव समझते थे, इसलिए उनको इस केस में भी शामिल किया गया। बहरहाल अब बात इस एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आज इसीलिए आपके सामने आया हूं। इस एसआईटी की जरूरत अधिकारियों और अफसरों से ज्यादा कोर्ट को महसूस हुई। दरअसल गोमती नगर थाने में क्राइम नंबर 111/2025 पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें धाराएं लगाई गई। बीएनएस की धारा 308(5), भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 12 और 13। एफआईआर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 12 और 13 में दर्ज की गई। बीती जब 25 मार्च को सुनवाई हुई लखनऊ के भ्रष्टाचार अधिनियम की स्पेशल कोर्ट में, तो कोर्ट ने कुछ आपत्तियां लगाई। दरअसल जो आईओ थे, जो एसीपी गोमती नगर थे, इनके द्वारा रिमांड मांगी गई निकांत जैन की। उस निकांत जैन की रिमांड के दौरान जो बहस हुई उसमें कई चीजें कोर्ट ने कोट करके कहा कि इन पर हमें जानकारी चाहिए। नंबर 1, 308(5) यानी कि इस बीएनएस की धारा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप कमरे में बंद करके, धमका करके, जान से मारने की धमकी दे करके वसूली करना। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहीं पर भी इस एफआईआर में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है कि जो वादी मुकदमा थे, जो कंपनी के जो बिजनेस डेवलपर थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उनको कहीं पर बंधक बनाया गया। ये बात निकांत जैन के वकील ने कोर्ट में रखी। इसके बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 लोक सेवक पर लगती है।
लोक सेवक यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसके ऊपर एफआईआर, जब वो कोई घूस मांगेगा, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस बनेगा तो उसकी संलिप्तता होने पर 7 भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 लगेगी। लेकिन इस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें निकांत जैन के भी नाम जो नामजद आरोपियों में था वो जैन, मिस्टर जैन लिख करके आया। दरअसल जो एफआईआर के लिए तहरीर दी गई उसमें लिखा गया कि इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी से जब संपर्क किया गया इस कंपनी के लिए एनओसी लेने पर, तो उस अफसर के द्वारा कहा गया कि एक नंबर दिया गया और कहा इनसे बात कर लो, और उनकी मुलाकात उस मिस्टर जैन से हुई। जब नंबर वेरीफाई हुआ तो निकांत जैन हुए, निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया। तो बात कहानी निकांत जैन की, तो निकांत जैन का तो नाम आया लेकिन उस अफसर का नाम उस एफआईआर में नहीं आया। अभिषेक प्रकाश का नाम इसलिए आया क्योंकि सरकार ने जो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया उस सस्पेंशन के ऑर्डर में इस पूरे केस का जिक्र किया, इस पूरी घटना का जिक्र किया कि कैसे एक सोलर पैनल का कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी से कमीशनखोरी की गई, और जो सस्पेंशन ऑर्डर जो सामने आया उसमें अभिषेक प्रकाश का नाम था, इसलिए अभिषेक प्रकाश का नाम सीधे इस केस में लिया गया। तो एफआईआर में अभिषेक प्रकाश का नाम नहीं था, इस पर ऑब्जेक्शन हुआ। फिर दूसरी धारा 12 लगाई गई जिसमें उसका कहा जाए कि भ्रष्टाचार अधिनियम में सजा का प्रावधान है 1 से 3 साल तक की सजा। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13, यह 13 लगाई जाती है तब जब किसी भी लोक सेवक के द्वारा अवैध संपत्ति यानी कि गैरकानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित की जाए। इस पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो यह बताइए कि इसमें लोक सेवक कौन है। लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक स्पष्ट करो। एसीपी जो जांच अधिकारी थे वो जब कोर्ट में गए तो उन्होंने उसमें अपनी पत्रावली में कहीं भी अभिषेक प्रकाश का नाम खोला ही नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि जब भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा लोक सेवक की धारा 7 लगाई गई है तो अधिकारी कौन है जिसके लिए घूस मांगा जा रहा था। दूसरा 7 और 13 जो भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13, इसमें पीसीएफ रिमांड देने से कोर्ट ने मना कर दिया कि ये इसका कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि अभी लोक सेवक का नाम स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने अपनी इस सुनवाई में 7 अप्रैल तक की इसमें रिमांड मंजूर की है, जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर की है निकांत जैन की। उसमें कहा है कोर्ट ने कि इन्वेस्ट यूपी के अफसर का नाम स्पष्ट करें जिसने निकांत जैन का नंबर देकर वादी मुकदमा से कहा था कि इनसे मिल लो, यानी वो कौन अधिकारी है। अब पुलिस को अभिषेक प्रकाश का नाम इस केस में लाना पड़ेगा। अभी तक पुलिस अभिषेक प्रकाश का नाम नहीं लाई थी, कहीं भी कानूनी दस्तावेजों में अभिषेक प्रकाश का नाम नहीं आ रहा था, और इसकी वजह से ही कोर्ट ने कहा कि उस अफसर का नाम बताओ जिसके लिए ये पैसा मांगा जा रहा था, जिसके लिए ये भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा लिखी गई, जिसके लिए ये एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज हुई। वादी से यह भी पूछा जाए, जो एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं उनसे ये पूछा जाए कि पैसे देने के लिए कैसे पैसे लिए गए, मतलब पैसे देने के प्रयास कैसे किए गए, यानी कि निकांत जैन ने अगर अभिषेक प्रकाश के कहने पर पैसे मांग रहे थे तो कैसे कोशिश की गई। कोई व्हाट्सएप चैट, कोई कॉल डिटेल, कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो कॉल, कुछ ऐसे सबूत ये कोर्ट में पुलिस को अब पेश करने होंगे। और साथ ही वादी को यह बताना होगा, वादी का बयान स्पष्ट लिया जाए, यह पुलिस को ताकीद की गई कोर्ट के द्वारा कि वादी को यह बताना होगा कि उसको किसने कहा था, जिस अधिकारी ने कहा कि ये नंबर ले लो, इस पर संपर्क कर लेना, वो जैसा कहेंगे वो कर लें, तो वो अधिकारी कौन था, और जिसके जरिए निकांत जैन से बात हुई। निकांत जैन ने अगर पैसा लिया या पैसा मांगने की कोशिश की गई तो कितनी रकम थी, कैसे सबूत, कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई मैसेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ये तमाम बातें कोर्ट ने पूछी हैं। और ये पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फटकार लगाई लखनऊ पुलिस को कि इस मामले में स्पष्ट विवेचना क्यों नहीं हो रही है, और जिसके बाद थक हार कर ये एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी गठित कर अब विकास चंद्र त्रिपाठी, एसीपी गोमती नगर विनय द्विवेदी और इंस्पेक्टर आलोक राव को इसमें दस्तावेज इकट्ठा करके इसमें जो कोर्ट में अगली सुनवाई होगी उसमें बताना होगा कि कौन लोक सेवक है, यानी अभिषेक प्रकाश का नाम सामने लाना होगा। क्योंकि जो निलंबन का आदेश है वो तो इस पूरी कहानी से अटैच ही है। जो एफआईआर में जिस कहानी, जिस सोलर कंपनी का SAEL कंपनी थी सोलर पैनल बनाने वाली, उस कंपनी के ही
का जिक्र करते हुए अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया। 5% कमीशन मांगने का आरोप सस्पेंशन ऑर्डर में दिया गया। अब इसके बाद जब ये एसआईटी गठित हो गई है तो अब ये कहा जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश का नाम अब स्पष्ट तौर पर पुलिस की एफआईआर में, पुलिस की जांच में सामने आएगा और उसके बाद निकांत जैन को पुलिस कस्टडी रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अभी तक निकांत जैन को पुलिस रिमांड पर नहीं लिया गया। एक और बात कि इसमें धारा बीएनएस 308 यानी बंधक बनाकर धमकी की क्यों लगाई गई। दरअसल जो वादी मुकदमा था उसमें वर्बली पुलिस को कहा कि हम जब पैसा देने गए तो एक तरीके से कहा गया, धमकाया गया कि तुम लड़ नहीं पाओगे। तो उसने अपोज किया कि इतनी घूस ज्यादा होती है, नजराना शुक्राना तक ठीक है, ये तो जबराना लिए ले रहे हैं, तो उनका कुछ कर नहीं पाओगे, प्रोजेक्ट हो जाएगा फेल, और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। एक तरीके से जान से मारने की धमकी, तभी 308(5) लगाई गई है। 308/5 है, यानी कि यह धारा तभी लगाई जाती जब किसी को जान से मारने की नीयत से बंधक बनाया जाए और उससे वसूली की जाए, उससे अवैध धन ग्रहित किया जाए, तो ये धारा इसलिए लगाई गई। वादी मुकदमा ने ये बयान वर्बली अधिकारी को बताया, तमाम अफसरों को बताया, लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर वादी का बयान पुलिस की केस डायरी में दर्ज होगा और जिसके बाद अभिषेक प्रकाश का नाम भी पुलिस को अब खोलना होगा। इसीलिए ये एसआईटी गठित की गई है। तब आप समझ गए होंगे कि एसआईटी गठित होने से समस्या एसीपी गोमती नगर को नहीं, अभिषेक प्रकाश को होगी, क्योंकि अभी तक तो अभिषेक प्रकाश विभागीय कार्रवाई झेल रहे थे, उनको आरोप पत्र दे दिया गया, उनसे विभाग अलग पूछ रहा है कि आपको इस मामले में क्या कहना है। लेकिन अब निकांत जैन की एक तरफ पुलिस कस्टडी रिमांड चलेगी और उसके बयान के बाद बारी अभिषेक प्रकाश की भी आ सकती है कि अभिषेक प्रकाश से भी पूछताछ करेगी लखनऊ पुलिस कि यह निकांत जैन कैसे किसी व्यापारी से पैसे ले रहा था, और जो व्यापारी है उसका आरोप है कि वो इन्वेस्ट यूपी से फाइल क्लियर कराने के लिए जब वो मिला तो निकांत जैन का नंबर दिया गया आपके द्वारा, तो फिर ये घालमेल, ये कमीशन खोरी में आपकी संलिप्तता क्यों नहीं मानी जाएगी। तमाम सवाल अब अभिषेक प्रकाश से लखनऊ पुलिस पूछेगी। और दूसरी तरफ विजिलेंस की खुली जांच शुरू हो चुकी है। तीसरी तरफ ईडी ने दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज होने की अगर बात सबूत मिलते हैं तो केस दर्ज होगा। पीएमएलए एक्ट में ईडी अलग केस दर्ज करेगी। बहरहाल अभी गोमती नगर में दर्ज क्राइम नंबर 111/25 जिसमें नामजद आरोपी निकांत जैन है, लेकिन अब इस केस की जांच में शिकंजा अभिषेक प्रकाश पर भी कसेगा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।